अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, यहां आपको बड़ी खबर दें कि इल्जामात की जंग और शदीद तलखियों के बाद दोस्ती हो गई। जी हां, वफाकी वजीर फवाद चौधरी और असद उमर के दरमियान मुलाकात हुई है जिसमें गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, क्या वजह बनी है? हालिया इंटरव्यू या कोई मामला और है? दोनों में दोस्ती कैसे हो गई? देखें, आज पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावडा से मुलाकात की मौजूदा सूरत हाल पर, और जो कराची की सियासत है उस पर भी वजीर आजम और फैसल वावडा के दरमियान बातचीत हुई। उसके बाद असद उमर और फवाद चौधरी की मुलाकात उस्मान डार के पास हुई। बेसिकली ये प्लानिंग कमीशन में मुलाकात हुई जहां पर टाइगर फोर्स के हवाले से और नौजवान के हवाले से कोई मीटिंग थी जिसमें फवाद चौधरी भी शरीक हुए। इस मीटिंग में फवाद चौधरी और असद उमर का 1-to-1 ये 1-on-1 पहला टाकरा था। कल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर वो मिले थे। उसके बाद आज उनकी मुलाकात हुई। तमाम गिले शिकवे जो हैं वो दूर हो गए हैं, जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं। जब सुलह होती है तो बातचीत होती है कि तुमने ये किया था, मैंने ये किया था, जिस पर असद उमर ने कहा कि मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। फवाद चौधरी का बड़ापन है, हमेशा से बड़ा बोलते हैं बेहतर अंदाज के अंदर, लेकिन उसके बाद मामलात को सुलझाने में भी बड़ा अव्वल उनका किरदार रहता है। तो आज भी उन्होंने असद उमर के साथ बड़ी खुशगवार मुलाकात की और खुशगवार माहौल में हुई, और जो गिले शिकवे थे, जो गलतफहमियां थी, दूर हो गई। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने सब ने मिलकर पार्टी के लिए काम करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है जहां पर हम देखते हैं कि ऐसे मिसालें मिलती हैं जहां पे आप ओपनली बात कर सकते हैं। तो ओपनली बात करने के बाद जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 1-on-1 ये मुलाकात थी, एक और अहम मुलाकात भी हुई। वजीर आजम का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है? और साथ ही साथ ये भी खबर है कि वफाकी वजीर फैसल वाडा से भी वजीर आजम की मुलाकात हुई है। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, इससे पहले हुई है मुलाकात 1-on-1, और ये कहा जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात होगी आइंदा एक दो दिनों में, या मुमकिन है कि आज भी हो जाए मुलाकात। इस मुलाकात में जो गुज़िश्ता रोज कैबिनेट में जो बातचीत हुई थी उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावडा को कहा था कि रिलैक्स हो जाए आप। काफी गर्मजोशी का इजहार किया था उन्होंने कैबिनेट के इजलास के अंदर, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग्स के अंदर जब आपस के अंदर पार्टी के लोग बैठते हैं तो ऐसी बातें होती हैं, ऐसी तकरारें होती हैं। वैसे तो ये फोरम कोर कमेटी होता है, लेकिन कैबिनेट के अंदर भी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये मुलाकात फैसल वावडा के दरमियान हुई और वजीर आजम के दरमियान हुई, जिसमें सियासी मामलात पर भी आज तफसीली गुफ्तगू हुई। उसके बाद असद उमर, फवाद चौधरी और उस्मान डार भी एक प्रोग्राम में मिले हैं जहां पर असद उमर। बिल्कुल अब्बास, यकीनी तौर पर ये अहम डेवलपमेंट है। आज हमने असम्बली के फ्लोर पर भी देखा जब ख्वाजा साद रफीक तकरीर कर रहे थे, जो चपकलिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान, उसका भी जिक्र उनकी जानिब से किया गया। इस सारी सूरत हाल पर वजीर आजम की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने आया या वो कोई इशारा दे रहे हैं इस मामले के मुतालिक? नहीं, गुज़िश्ता रोज जो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो बातचीत हुई थी और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर बात की थी, और उसके बाद माजी के अंदर भी कई कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कल थोड़ी सी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी। तोपर का रुख जो फैसल वावडा का था वो मईशत के ऊपर था। रज़ाक दाऊद को, असद उमर को, उनको उन्होंने जो पॉलिसीज के हवाले से तनकीद की थी। बाकी जाती लड़ाई किसी की भी नहीं थी, कोई जाती इख्तलाफ नहीं था, लेकिन फैसल वावडा ने कहा कि साजिशें हो रही हैं। बहुत सी अहम बातें फैसल वावडा ने कल की कैबिनेट की मीटिंग के बाद। तो ये आज तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा इस हवाले से कोई ऐसी बातचीत नहीं है। ताहम जो मुलाकात फवाद चौधरी और असद उमर के दरमियान हुई है वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है, और हम कह सकते हैं कि अब जो गलतफहमियां थी वो खत्म हो गई हैं और अब दोबारा से वो एक है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि यार ये तो आपस के अंदर चीजें होती रहती हैं, तो इसलिए अब इन चीजों को खत्म कर देना चाहिए। तो आज ये मुलाकात हुई है जिसमें तमाम मामला। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। फवाद चौधरी से कभी भी कोई इख्तलाफात हुए ही नहीं। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंटरव्यू पर राय देने से इनकार कर दिया। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान बोले, फवाद चौधरी ने साबित कर दिया कि वो गैर जिम्मेदार और लापरवाह हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत दे दी, फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर कोई बात नहीं करना चाहता। कहा, फवाद चौधरी से कभी भी कोई इख्तलाफात हुए ही नहीं। मेरी
उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरे उनके साथ कल भी अच्छे ताल्लुकात थे और आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। मेरी कभी उनके साथ कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ही नहीं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था फवाद चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देकर अपने वकार का बेड़ा गर्क कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चवल मारी है। इन्होंने साबित किया कि ये इनडिसिप्लिन्ड आदमी है, गैर जिम्मेदार आदमी है और इर्रेस्पॉन्सिबल आदमी है। अगर इनको इतने ज़्यादा पार्टी के हवाले से चीज़ें हैं तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि ये अपनी वजारत से और कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दें। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जिस गिरोह से जुड़े होने की वजह से आपकी इज्जत हो, उसकी इज्जत और वकार की हिफाजत करनी चाहिए। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट आने साल 2020 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की 1% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। मुल्क की मौशी तरक्की की शरह -0.4 रहने का इम्कान है। इसी बारे में अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, इस रिपोर्ट में मौशी शरह नमू का तखमीना हुकूमती अंदाजों के बिल्कुल बरक्स है। रमीज अगले साल के लिए वो 2.1% है मौशी तरक्की का हदफ, लेकिन IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की जो है वो 1% रहने का इम्कान है। इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान समेत मुंतखब 30 मुल्कों की मौशी कारकर्दगी का तखमीना लगाया गया है। तो हुकूमती जो अंदाजा था नए बजट में उसके बिल्कुल बरक्स IMF ने तखमीना लगाया है और साथ ये भी कहा है कि इस साल जो यानी क्लोज हो रहा है साल 30 जून को, इसमें 0.4% रहेगी ग्रोथ, और जबकि बाकी जो ममालिक हैं भारत उसमें -4.5%, सऊदी अरब में 6.8%। और साथ ये भी कहा गया है कि कोरोना से आलमी मुआशी बहरान जो है वो तवक्कुआत से ज्यादा संगीन हो सकता है, क्योंकि जनवरी मार्च 2021 में मजीद माली मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना को शिकस्त देने वाले ममालिक जो हैं वहाँ पे वबा फैलने का दोबारा खदशा है। और IMF ने ये जोर दिया है कि सेहत के शोबे पर तमाम ममालिक को ज्यादा वसाइल खर्च करने चाहिए, क्योंकि सेहत का शोबा ठीक होगा तो लोग बचेंगे और मुआशी बहाली से भी इससे मुमकिन हो सकेगी। रमीज, ठीक है शकील अहमद, हमें आप अपडेट करें। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट बराए साल 2020 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की 1% रहने का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क की मौशी तरक्की की शरह -0.4 रहने का इम्कान बताया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शकील। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर कि रवा माली साल के दूसरे महीने में करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। मई 2020 में करंट अकाउंट $1.30 सरप्लस रहा। एक और अहम मामले का जिक्र, वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। ऐवान को एक एक लम्हे की तफसील बताई कि कब, कहाँ और क्या गलती हुई, तैयारे को कब किस पोजीशन पर होना चाहिए था और वो किस पोजीशन पर था। वजीर हवाबाजी का कहना है ना तो पायलट ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और ना ही कंट्रोल टावर ने फ़राइज़ अंजाम दिए। ये भी बताया कि तमाम हलाकतें जहाज़ गिरने और आग लगने के बायस हुई। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे की वजूहात बताते हुए नया इंकशाफ कर दिया। कहा जहाज़ के दोनों पायलट्स का फोकस नहीं था, वो तमाम तर कोरोना पर ही बात करते रहे। आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह या अल्लाह 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लिया गया, लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे। लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज़्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएँ। उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूँगा, और फिर कोरोना से बात शुरू कर। ऑटो से निकाला, मैनुअल पे लाया, 30 डिग्री पे आना था, 60 डिग्री पे डाइव लगा। पायलट और को पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस और फोकस न होने से हमें इतने बड़े साने से गुजरना पड़ा। जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो हयात हैं और ज़िम्मेदार हैं वो हिसाब किताब से बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में हवाबाजी की सनत किस तरह तबाह हुई, वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने पार्लियामेंट को खुलकर बता दिया। कहा जिस तरह पाकिस्तान में 90% ड्राइविंग लाइसेंसेस जाली होते हैं, इसी तरह पायलट्स के भी लाइसेंस जाली निकले, इनकी डिग्रियां भी जाली निकली। उन्होंने ये भी बताया कि कई पायलटों ने गलती का एतराफ़ करते हुए मुआफ़ी मांगी है, लेकिन हम मुआफ़ नहीं करेंगे। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड सुल्तान महमूद हाली ने हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने को खुशाइन करार दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर भी दिया। समा से बात करते हुए कहा कि PIA को अब संजीदगी से तमाम मामले की डिग्रियों की जांच पड़ताल करना होगी। इस सूरत हाल में जहां दोनों की कोताही नजर आ रही है तो इनके ऊपर तो ये क्रिमिनल मुकदमा बन सकता है। अगर एक चीज की बुनियाद ही जो है वो जाली डिग्री के ऊपर है तो उसी का असर पड़ता है उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी। और PIA को बहुत ही संजीदगी से तमाम
जो अमला है उसके डिग्रियों का जांच पड़ताल करनी चाहिए। और बुरी रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई। असल चीज है कि अब आप इसके ऊपर इक़दाम क्या उठाते हैं। हम हादसे का क्यों इंतजार करते हैं कि कीमती इंसानी जाने जाएं, तो फिर हम तहकीकात का इंतजाम करें। पीसीबी की कोरोना टेस्टिंग ने क्रिकेटर्स को उलझा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोरोना टेस्ट मस्बत आने के एक रोज बाद ही मोहम्मद हफीज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट शेयर कर दी। टेस्ट मस्बत या मनफी, पीसीबी की कोरोना टेस्टिंग ने क्रिकेटर्स को उलझा दिया। एक रोज पहले बोर्ड की रिपोर्ट में मोहम्मद हफीज पॉजिटिव आए। अगले ही रोज निजी लैब से कराया गया दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए जाती तौर पर अहले खाना के साथ दोबारा टेस्ट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली की रिपोर्ट मनफी आई है। पीसीबी ने 22 जून को खिलाड़ियों की कोविड-19 टेस्टिंग कराई, जिसमें हफीज समेत 10 क्रिकेटर्स के टेस्ट मस्बत आए। हफीज का दूसरा टेस्ट मनफी आने के बाद टेस्टिंग के नताइज मशकूक हो गए। क्या अब बाकी खिलाड़ी भी दूसरा टेस्ट कराएंगे? सवालात उठ गए। मोहम्मद हफीज का दूसरा टेस्ट मनफी आया तो बोर्ड हुकाम ने मामले पर गौर के लिए सर जोड़ लिए। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अली हाशमी से। अली हाशमी, बोर्ड हुकाम क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जी, अब कल जो है वो तमाम खिलाड़ियों के दोबारा टेस्ट होंगे, जो कि जिन खिलाड़ियों के मनफी आए थे उन तमाम खिलाड़ियों के और ऑफिशियल्स के जो हैं वो दोबारा टेस्ट होना है। अब सिर्फ ये गौर किया जा रहा है कि क्या इसमें मोहम्मद हफीज का जो टेस्ट है वो भी करवाया जाए, और अगर उनका टेस्ट करवाया गया जिसके बारे में गौर अभी किया जा रहा है और जिसका फैसला अभी कल होगा, तो फिर ये टेस्ट जो है मोहम्मद हफीज जो है वो अपने घर से देंगे, क्योंकि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो आज रात 8 बजे तक मुकामी होटल जो लाहौर में है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर ही तमाम खिलाड़ियों के जो हैं वो टेस्ट किए जाएंगे और क्लियरेंस के बाद यहाँ से 28 की सुबह को जो है टीम जो है वो इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अली हाशमी। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने कोरोना के शिकार खिलाड़ियों के मुतबादिल के इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। कमेटी अरकान ने खिलाड़ी के इंतखाब का इख्तियार मिसबाह उल हक को दे दिया है। दौरा इंग्लैंड में टेस्ट फॉर्मेट के लिए बल्लेबाजों में समी असलम, ज़ीशान मलिक का नाम ज़ेरे गौर है। विकेट कीपर के लिए अदनान अकमल, ज़ीशान अशरफ और रोहेल नज़ीर के नाम पर मुशावरत की जा रही है। फास्ट बॉलर्स में एहसान आदिल, जुनैद खान, ताबिश खान के नामों पर सिलेक्शन कमेटी गौर कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि अभी कोई परेशानी की बात नहीं, प्लान बना रहे हैं। 23 खिलाड़ियों और स्पोर्टिंग स्टाफ के साथ इंग्लैंड जाएंगे। कोरोना से मुतासिर होने वाले खिलाड़ी टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अभी हम प्लान फाइनल कर रहे हैं आफ्टर टुडेज रिजल्ट। सो 4 रिजर्व्स हमारे पास हैं, सो दैट वुड टेक इट अप टू 23 प्लेयर्स। सो वी हैव इनफ प्लेयर्स विद दैट टू टेक टू इंग्लैंड। और जब वो दूसरे प्लेयर्स भी इंग्लैंड आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे in terms of joining the squad around probably anywhere between the 10th and the 14th or the 15th of July. So अभी जैसे मैं कह रहा हूँ, there's certainly no panic from us. विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने अपनी सिलेक्शन न होने पर सवालात उठा दिए। कहा 5 साल से जिस तरह का सलूक हो रहा है वो सबके सामने है। अगर कोई विकेट कीपर अच्छा बल्लेबाज है तो उसे बतौर बैट्समैन टीम में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, चाहे 2 विकेट कीपर्स हो चाहे 3 हो, मेरा काम है, मैंने कहा ना, कि परफॉर्मेंस देते रहना। दुनिया में 3-3 विकेट कीपर्स भी टीम में खेलते हैं क्योंकि वो बैट्समैन अच्छे होते हैं। सिलेक्टर्स का काम है सोचना कि किस नंबर पे उसने रन्स किए हैं, कौन सी स्लॉट खाली है, वहाँ पे जगह बनती है या नहीं। सिर्फ ये सोच के ना मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो कि 2 विकेट कीपर्स हो गए हैं और मेरी ना हो, तो ये ज़्यादती होगी किसी भी लड़के के साथ। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे किए जा रहे हैं। कई इलाकों के मकीन सड़कों पर निकल आए कि इलेक्ट्रिक ने फिर फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का बहाना जड़ दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे 24 घंटे के 48 घंटे लाइट दे रहे हैं। 2020 आ गया मगर के इलेक्ट्रिक का निज़ाम सही ना हो सका। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के झटके कराची वालों की बर्दाश्त से अब बाहर होने लगे। कल मलीर में तो आज लाइंस एरिया और AB सीनिया के इलाके में गायब बिजली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने अपने गम गुस्से का इजहार किया। सारा दिन लाइट नहीं होती और सोने पे सुहागा ये है कि पूरी रात लाइट नहीं है। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध? खुदारा जागो,
सत्यानाश करके रख दिया इस मुल्क का। 19,000 का बिल आया, 19,000 का। मेरे पास 2 फैन चल रहे हैं, एक फ्रिज है और 7 है। यहाँ आकर मैंने बोला है कि भाई इसका ये क्यों, कहते आपको बढ़ना पड़ेगा। मुजाहिरीन ने एहतजाजन शाहराए कायदीन को भी ब्लॉक किया, तहम पुलिस और रेंजर्स ने लोगों को समझा बुझा कर एक ट्रैक खुलवा दिया। के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने रात में लोड शेडिंग न करने का यकीन दिलाया तो मुजाहिरीन घरों को चले गए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताइएगा। जी रमीज, ये नेपरा ने तफसीली रिपोर्ट तलब की है कि इलेक्ट्रिक से, जो कि नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक के सारिफिन की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और इसके अलावा ओवर बिलिंग की शिकायत भी शामिल है। तो अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक से इन तमाम मामला पर एक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और हुकाम को लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से इकदाम करने की भी हिदायत की गई है नेपरा की जानिब से। इसके अलावा नेपरा का कहना है कि जायद बिलिंग पर सारिफिन नेपरा रीजनल ऑफिस कराची में भी शिकायत का इंदराज करा सकते हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पर मुआली फवाइद उठाने का इल्जाम लगा दिया। मामले पर मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया तो के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने बात करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज शेख का कहना है कि उन्हें सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पता है, वो किसी अबराज ग्रुप को जानते ही नहीं। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी हाफिज नईम के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुक्मरान जमात पर के इलेक्ट्रिक को नवाजने के इल्जामात जवाब देने हुकूमती रहनुमा मैदान में आ गए। समा से बात करते हुए इम्तियाज शेख ने हाफिज नईमुर रहमान के इल्जामात की तरदीद करते हुए खबर को गलत करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक की जो सिलसिला है वो कोई प्राइवेट ग्रुप है या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनको चलाते हैं, हम तो उनको जानते हैं। तो अबराज ग्रुप पीपल्स पार्टी को या किसी सियासी पार्टी को क्या सपोर्ट करेगा, कम से कम मेरे नोटिस में नहीं है और जहाँ तक मेरी इत्तला है ये खबर भी सही नहीं है। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख बोले, फ्लॉप जमात हुक्मरानों पर करप्शन के इल्जामात लगाकर चूरन बेच रही है। कराची के लोगों ने इनकी जमात को रद्द कर दिया है सियासी तौर पर, तो अब उन्होंने जिंदा रहने के लिए इसी किस्म की बात करनी है। माली फवाइद देने का, करप्शन का इल्जाम लगाना, ये चूरन इनका दिखेगा नहीं। हलीम आदिल का मजीद कहना था, झूठी बातें करके गधों और घोड़ों को एक साथ बांधने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। और अभी आपको ये बताएं कि वफाकी वजीर मुराद सईद ने बड़ा दावा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के 7 MNAs ने उनसे NRO मांगा है। एक MNA इस वक्त यहाँ बैठा है। कहा, शाजिया मेरी यहाँ पर मिन्नतें करती हैं और पीछे साजिशें करती हैं। इस बजट के दौरान 21 तकरीरें ऐसी हुई है जिसमें या मेरे कायद या मेरी जात को निशाना बनाया गया। जब दलील नहीं होती स्पीकर साहब तो जात के ऊपर हमले किए जाते हैं। यहाँ पे खड़े होके मेरी फैमिली को गलीज तरीन किस्म की गालियां दी गई स्पीकर साहब। मुझसे 7 इनके लोगों ने NRO मांगे और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, अगर मैं इतना बुरा स्पीकर साहब मेरे घर जरगा क्यों लेके आए? यहाँ पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं। मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर मेरे सर पे यहाँ पे ये गोली भी रखते हैं ना और के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। अगर मेरा सर ये काटते स्पीकर साहब कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया। उनसे पूछा गया है कि सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी के माली वसाइल कहां से आए, मंजूर शुदा जमीन से ज्यादा प्लॉट क्यों फरोख्त किए गए। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। नैब में ख्वाजा आसिफ की तलबी, कैंट व्यू सोसाइटी बनाने के लिए रकम कहां से आई? लीगी रहनुमा को मनी ट्रेल के साथ जवाब देना होगा। उन्हें 26 जून को दिन 11 बजे तलब किया गया है। ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम है कि कैंट व्यू सोसाइटी में उन्होंने मंजूर शुदा जमीन से ज्यादा प्लॉट फरोख्त कर दिए। महकमा रेवेन्यू सियालकोट पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। लोगों की जमीन भी गैर कानूनी तौर पर इस स्कीम में शामिल कर ली। नैब ने अपने नोटिस में ख्वाजा आसिफ के हिस्सेदारों के हवाले से तफसीलात भी तलब की हैं। इस केस में लीगी रहनुमा की अहलिया और बेटा पहले पेश हो चुके हैं। उन्हें दूसरी मर्तबा बुलाया गया है, जबकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ पेश नहीं हुए थे। रियाज अहमद, समा, लाहौर।
सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने एक बार फिर खबरदार किया है कि कोरोना की वबा जाने वाली नहीं। मुहलिक वायरस का दूसरा और तीसरा स्पेल तो अभी आया ही नहीं। जुलाई और अगस्त में केसेस बढ़ने का इम्कान है। ये बीमारी जाने वाली नहीं है। ये जो तखमीना लगाया जा रहा है अगस्त और फिर अक्टूबर में एक और वेव आएगा। हमारे पास सेकेंड और थर्ड वेव तो आया ही नहीं है ऑफ नंबर्स इंक्रीजिंग, तो ये आने का इम्कान है। इस वजह से हमें अशद ज़रूरत है कि हम अपने जो है अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के बेड्स बढ़ाते चले जाएं और जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। 2 बिलियन ये नीपा हॉस्पिटल को इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए हैं। इंशाल्लाह दिसंबर तक ये पूरा मुकम्मल अस्पताल जो है 200 बेडेड का हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर की एंड तक ये मुकम्मल हो जाए। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।